बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के खिलाफ जो एक मीडिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, एक मनफी, एक मनगढ़ंत और झूठ के ऊपर मबनी एक गुज़श्ता 1.5 महीने से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो अब ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि गुज़श्ता 2 से 3 हफ्तों में आपने किसी भी शख्स को इसके ऊपर बात करते हुए नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि जितने भी झूठ थे वो अपने गुज़श्ता वीडियोज़ में बोल चुके हैं। अब 2 हफ्ते से आपको किसी बंदे की कोई वीडियो, किसी बंदे का कोई एलिगेशन, किसी बंदे का कोई क्लेम इसके मुतल्लिक आपने नहीं सुना होगा। तमाम लोगों ने ही जो इस पेशे से वाबस्ता हैं, जिन्होंने इसके मुतल्लिक बातें की, और मेजोरिटी ने झूठ बोले, कुछ लोगों ने जिम्मेदारी के साथ भी बात की। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर से और इलाकों की वीडियोज़ जो हैं वो उठा के उन्हें इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के साथ लिंक करने की कोशिश की। किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, हर बंदा अपना जवाब दे खुद है। इख्तलाफ है तो सिर्फ एक बंदे से है कि जिसकी पहचान है पाकिस्तान में, जिसको हम पिछले 10 सालों से सुनते आ रहे हैं, जिसके ऊपर हमने अंधा यकीन किया। सीनियर एंकर पर्सन जनाब इकरारुल हसन साहब के मुतालिक उन्होंने 2 वीडियोज़ की हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के स्कैंडल के मुतालिक। मैंने दोनों सुनी। एक वीडियो का जवाब मैंने उन्हें अपने गुज़श्ता व्लॉग में दे दिया था, जबकि उनकी जो दूसरी वीडियो थी उसके मुतालिक मैंने अभी तक कोई बात नहीं की थी। उसकी बड़ी वजह यह थी कि मुझे लगता था कि शायद इसमें से कुछ ना कुछ वो सच बोलेंगे, सारे का सारा झूठ नहीं होगा। मैं इंतजार करता हूँ, माइट भी वो इस कंटिन्यूटी में कोई और व्लॉग करे। लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने झूठ का सहारा लेते हुए 2 वीडियोज़ की हैं, एक सनसनी पैदा की है उन्होंने, उसके बाद वो गायब हो गए हैं। मैंने उनका पिछले 1 महीने से इसके ऊपर कोई व्लॉग नहीं देखा, कोई सबूत नहीं देखा। वो जो कह रहे थे कि पता नहीं कितने हज़ार वीडियोज़ हैं, पता नहीं क्या क्या मामला हैं, वो तमाम सबूत उनके पास थे, लेकिन वो अभी तक सामने लेके नहीं आए। ना वो फोरेंसिक रिपोर्ट सामने लेके आए हैं, और इसके ऊपर उन्होंने वीडियो भी और कोई नहीं की। तो अब मैंने ये ज़रूरी समझा है, चूंकि उनका झूठ का दरवाजा जो है वो बंद हो चुका है, झूठ तमाम वो बोल चुके हैं, कोई नया झूठ उनके पास बोलने के लिए है नहीं। तो अब मैं बात इसके ऊपर करना चाहूँगा। उनका जो लास्ट व्लॉग है उसके मुताबिक मैं बात करना चाहूँगा, और उसके बाद फिर मैं एक तो और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो गुज़श्ता 2-3 दिन में, पिछले 2-3 दिन में जो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के रिलेटेड हुई हैं। 2 बड़े सीनियर ऑफिसर्स की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। उनका ताल्लुक फाइनेंस डिपार्टमेंट से है। एक खातून ऑफिसर हैं, एक जो है वो मर्द ऑफिसर हैं, और सीनियर ऑफिसर हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के। उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, किस वजह से हुई हैं वो भी मैं इस टॉपिक के बाद आखिर में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वो तमाम झूठ जो प्रोपेगेंडा किया गया, जिसमें पेरेंट्स को परेशान किया गया, जिसमें इस खित्ते के साउथ पंजाब के ज़िला भावलपुर के लोगों को परेशान किया गया, उसके ऊपर मैं तमाम वालिदैन से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर एक बड़ा क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है। जितनी सख्ती इस डिपार्टमेंट में, इस यूनिवर्सिटी में है डिसिप्लिन के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से, उतनी कहीं भी सख्ती नहीं है। आप पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज विजिट कर लें, कहीं पे भी इतनी सख्ती नहीं है जितनी इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में डिसिप्लिन को लेके है। लेकिन बदकिस्मती के साथ, इंतहाई बेदर्दी के साथ इस जामिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसको डाउन करने की कुछ लोगों ने कोशिश की है, लेकिन वो उस तरीके से वो कामयाब नहीं हो सके। लोग जो एडमिशन ले रहे हैं, और तमाम गुजारिश है वालिदैन से कि वो बगैर किसी खौफ व खतर के, बगैर किसी परेशानी के अपने बच्चियों को इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में भेजें और उनकी तालीम के ऊपर पाबंदी ना लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारा सेफ है। भावलपुर शहर एक बड़ा पुरअमन शहर है। गुजारिश ये है कि अब मैं जो आपके सामने चीज़ें 2-3 रखना चाहता था वो ये है कि जो गुज़श्ता लास्ट वीडियो इकरारुल हसन ने की थी, उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट का सहारा लेते हुए, एक जाली रिपोर्ट क्यों है, किसने तैयार की थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक जाली तैयारशुदा खुद साख्ता रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर इस तमाम स्कैंडल को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने व्लॉग में यह फरमाया, तमाम लोगों ने सुना होगा, उसमें उन्होंने ये फरमाया कि जी जून 2021 में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। अब उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये रिपोर्ट जो है वो डिप्टी डायरेक्टर मैडम सिद्रा बतूल साहिबा ने तैयार की थी। पहले तो उनकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि उन्होंने कहा कि जून 2021 में ये रिपोर्ट तैयार की थी। हालांकि मैडम सिद्रा बतूल साहिबा जो हैं वो जून 2021 में वहाँ पे थी ही नहीं। उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो सितंबर 2021 में हुई। जब वो वहाँ पे थी ही नहीं तो उन्होंने रिपोर्ट कैसे तैयार कर ली? एक झूठ। दूसरा झूठ उन्होंने ये बोला कि ये जो रिपोर्ट तैयार की थी जून 2021 में, टाइम नोट कीजिएगा, डेट भी नोट कीजिएगा और ईयर भी नोट कीजिएगा, जून 2021 में जो वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट तैयार की थी, उस वक्त के जो आरपीओ थे इबादत निसार साहब, उनको भी टेबल की गई। उन्हें यही नहीं पता कि इबादत निसार साहब जो हैं वो आरपीओ तैनात नहीं होते, वो डीपीओ तैनात हुए थे। और उन्होंने कहा कि उस वक्त के जो डीपीओ थे इबादत निसार, पहले वो आरपीओ कह चुके थे लेकिन साथ ही उन्होंने डीपीओ को चेंज किया ना। उन्होंने कहा जी इबादत निसार साहब जो थे उन्हें ये रिपोर्ट टेबल की गई। हालांकि मैं उनकी इतला के लिए भी और अपने तमाम सुनने वालों की इतला के लिए भी, और ये मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा आप किसी को भी सुनते हैं किसी भी इशू के ऊपर, आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीजें सुनते होंगे, आप उसको कम से कम थोड़ा सा वेरीफाई जरूर करा कीजिएगा, क्योंकि आपके पास मोबाइल फोन भी अवेलेबल होता है, आपके पास नेट पैकेज भी अवेलेबल होता है।
आप उसको गूगल कीजिएगा, आप उसको मुख्तलिफ जगह से आप कंफर्म कीजिएगा, विद इन 10 to 15 मिनट आप कोई भी झूठ पकड़ सकते हैं। मेरी भी आपसे गुजारिश होगी कि ये वीडियो देखने के बाद मैं जो 2-3-4 अहम बातें करूंगा, आप उसको क्रॉस मैच कीजिएगा, उसको वेरीफाई कीजिएगा। अगर मैं कहीं झूठा हूंगा तो आप उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि जी आपने ये जो है वो झूठ बोला था। मैं उसको उससे सीखने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं पहले ये कोशिश करूंगा कि मैं कुछ झूठ बोलूं ही ना, मैं तमाम तर चीजें क्लैरिफाई करने के बाद आप तक रखूं। अच्छा, उन्होंने अब ये गुजारिश की, बल्कि हुक्म सादर किया, वो हमेशा हुक्म सादर करते हैं, वो कहते हैं कि मैं सच्ची बोलता हूँ। शायद वो समझते हैं कि शायद पूरी दुनिया में अपने पेशे के साथ जो मुखलिस है वो मैं हूँ। इकरारुल हसन को लगता है कि पूरी दुनिया में जो एक बंदा अपने पेशे के साथ मुखलिस है वो मौसूफ है, बाकी तमाम लोग करप्ट हैं, जाली हैं, फजूल हैं, ड्रग एडिक्टेड हैं, वो हरासमेंट करते हैं। खैर, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। उन्होंने कहा जी कि जून 2021 में जो रिपोर्ट आईबी ने तैयार की थी वो उस वक्त के आरपीओ इबादत निसार साहब को टेबल की गई। हालांकि इबादत निसार साहब जून 2021 में डीपीओ बहावलपुर नहीं थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड कह रहा है, आप कंफर्म कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं कि इबादत निसार साहब जो है वो फरवरी 2022 में आए थे और वो फरवरी 2023 में उनकी कहीं और पोस्टिंग हुई। तकरीबन 11 महीने कुछ दिन या 1 साल आप कह सकते हैं कि उन्होंने बहावलपुर के लोगों के लिए सर्व किए। जिस वक्त की वो बात कर रहे हैं ना, जून 2021 की, उस वक्त मैं उनकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि इबादत निसार साहब डीपीओ बहावलपुर नहीं थे। उस वक्त डीपीओ बहावलपुर जो थे वो फैसल कामरान साहब थे। आप ये वेरीफाई कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं इस चीज को। जो बहावलपुर के लोग हैं जिनका इस कानून नाफिज करने वाले इदारे से वास्ता पड़ता रहता है, वो तमाम लोग इस बात की गवाही देंगे कि जून 2021 में या उन दिनों में, उन महीने में 2021 में, क्योंकि 2022 में इबादत निसार साहब आए थे, 2021 के एंड तक भी फैसल कामरान साहब थे। एक तो उन्होंने ये बड़ा झूठ बोला, इसके ऊपर उन्हें शर्म करनी चाहिए। तीसरी उन्होंने बात ये की कि जी इसमें जो आईबी के ऑफिसर्स 3 के नाम उन्होंने डिस्कस किए, उन्हें आईबी ने शहर से बाहर जो है वो पोस्टेड किए। हालांकि उन तीनों में से 2 लोगों को, 2 ऑफिसर्स को मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो दोनों ही वहां पे अपॉइंटेड रहे। उनमें से एक ऑफिसर इस वक्त जो है वो कहीं और पोस्टेड हुए हैं, शायद ट्रेनिंग की मद में उनकी प्रमोशन हुई है, वो वहीं पर तैनात थे। ये इन्होंने सरासर तमाम चीजें जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर से हट के इन्होंने सरासर झूठ बोलने की कोशिश की है। आप इस चीज को जरूर क्रॉस मैच करके वेरीफाई कीजिएगा। कोशिश करूंगा साथ साथ में तमाम चीजें आपके साथ चलाता रहूं, तमाम नोटिफिकेशन, वो तमाम टाइम फ्रेम जिसमें तमाम ऑफिसर्स तैनात रहे, ताकि आपको तमाम चीजें जो है वो क्लैरिफाई होती रहे। अब बात करने का मकसद ये है कि आप तमाम लोग भी चीजें देखते होंगे, आप भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, कि कोई भी कानून नाफिज करने वाला अदारा जब कोई रिपोर्ट तैयार करता है तो उसका मकसद क्या होता है। कोई भी रिपोर्ट अगर तैयार की जाती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मंशियात फरोशों की लिस्ट तैयार की जाती है पुलिस की तरफ से, तो उसका मकसद ये होता है कि उनके ऊपर छापे मारे जाते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होता है, उन्हें पकड़ा जाता है, उन्हें जेलों में डाला जाता है, ताकि ये चीज रुक सके। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कुछ पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ रिपोर्ट बनाए तो उसमें पॉलिटिकल वर्कर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार किया जाता है। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कुछ मजहबी लोगों के मतलब लिस्ट बनाए तो उन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है। ये आम सी बात है कि किसी भी रिपोर्ट का मतलब जो होता है, या किसी भी लोगों को जो है वो हाईलाइट करने का, टारगेट करने का मतलब ये होता है कि उन लोगों के ऊपर कानून अपनी गिरफ्त करता है। मेरा सवाल ये है कि अगर जून 2021 में ये रिपोर्ट तैयार की, जो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जाली रिपोर्ट थी, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ये रिपोर्ट असल थी, ये रिपोर्ट हकीकत और मबनी थी, जो जून 2021 में तैयार की गई थी। अगर ये रिपोर्ट असली थी तो इनमें से जितने लोगों के भी कुछ 35 से 40 लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखे गए हैं, इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों नहीं हुआ। इन लोगों में से मासवाए एक बंदे के जिसकी गिरफ्तारी 2 महीने पहले हुई, उसके अलावा आप किसी शख्स का मुझे नाम बता दें कि जिनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ हो, जिनकी कोई इंक्वायरी टेबल हुई हो, या जिनकी गिरफ्तारी हुई हो। तो अगर इन लोगों को गिरफ्तार करना ही नहीं था तो फिर ये रिपोर्ट बनाने का मकसद क्या था। तो आप कम से कम झूठ बोलते हुए कुछ तो सोचें, आप कुछ तो देखें। लेकिन मसला यह है कि हम लोग जो सुनते हैं उसको मानने के लिए फौरन से क्या हो जाते हैं, हम उसको वेरीफाई नहीं करते। सॉरी, लेकिन इन्होंने ये सरासर झूठ बोलने की कोशिश की। अब मैं एक बहावलपुर का शहरी होने की हैसियत से, इस जामिया का साबका स्टूडेंट होने की हैसियत से, मैं आपको आपके झूठों के ऊपर जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद बैठा हूँ। अब यहाँ पर इन्होंने जो 3 कैटेगरीज में उन्होंने वो रिपोर्ट जो है वो लोगों के सामने रखी है। हालांकि वो रिपोर्ट है ही जाली, वो किसने बनाई थी ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने रिपोर्ट को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया था, उसमें एक पोर्शन उन्होंने रखा था सबसे ऊपर, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ 3 से 4 ऑफिसर्स के नाम लिखे थे, वो भी सरासर उन्होंने झूठ बोला था। उसके बाद जो उन्होंने दूसरा उसमें कैटेगरी रखी थी, वो उन्होंने कुछ पुलिस ऑफिसर्स की रखी थी, जिसमें कुछ 15 से 20 पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स के नाम लिखे हुए थे। उनमें से 3 लोगों का मैं जिक्र यहाँ पर करना जरूरी समझूंगा, क्योंकि मैंने उनके मुतालिक कन्फर्म भी किया है, उनके मुतालिक मैं जानता भी हूँ कि उन्होंने इस बहावलपुर के लिए कितना सर्व किया। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जनाब बहावलपुर में डीएसपी रह चुके हैं शफकत अता साहब। बहावलपुर के जितने भी लोग हैं, बहावलपुर के रहने वाले लोग, बहावलपुर के जो कीर्तनवा के लोग हैं, वो तमाम लोग जानते होंगे कि शफकत अता ने अपनी जिंदगी के कितने साल इस बहावलपुर शहर में कानून नाफिज करने के हवाले से दिए हैं। इस शहरियों के अमनो मान के लिए उन्होंने कितना सर्व किया है। आपको शर्म आनी चाहिए थी उनके ऊपर इल्जाम लगाते हुए।
वो झूठी रिपोर्ट आपको जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चलाते हुए उसका जिक्र करते हुए। दूसरे नंबर के ऊपर एक और नाम उन्होंने उसमें से जिक्र किया था कि मोहसिन सरदार साहब हैं, इस वक्त इंचार्ज हैं किसी पुलिस स्टेशन में भावलपुर में, लेकिन वो एक वक्त में 2 जिम्मेदारियां भी अदा कर चुके हैं। वो जिस वक्त इंचार्ज थे थाना सिविल लाइन के, उसी वक्त वो एक ही वक्त में वो इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच भी थे। उनके ऊपर भी आपने इल्जाम लगाने की कोशिश की। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अपनी जो सरेआम शो है आपने वो भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करके 2-3 दफा उनके साथ आपने वो शो भी किए, लेकिन आपको इतनी शर्म नहीं आई कम से कम आप किसी से फोन करके कंफर्म कर लें कि भैया आपके मतलब ये रिपोर्ट में नाम लिखा जा रहा है, क्या ये हकीकत है या नहीं हकीकत। लेकिन उसमें हकीकत है कितनी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इनके 1 by 1 झूठों का जवाब देता हूँ। उसके बाद और भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने इस भावलपुर के लिए सर्व किया है, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आई उनके ऊपर इल्जाम लगाते हुए। उसके बाद बाकी जो भावलपुर की पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं, कुछ और भी शहरी हैं भावलपुर के और कुछ बिजनेसमैन हैं, उनके मतलब भी इन्होंने इल्जाम तराशी करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने सारा कुछ ही किया लेकिन एक शर्म नहीं की इन्होंने। अब मैं आता हूँ कि ये रिपोर्ट थी क्या। इस रिपोर्ट की जो कहानी है वो ये है कि इस रिपोर्ट को जो तैयार किया था वो एक लोकल जर्नलिस्ट थे जिनका ताल्लुक बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट से था। उन्होंने ये खुद साख्ता रिपोर्ट टाइप की थी और रिपोर्ट टाइप करने के बाद उन्होंने इसमें से जो कुछ शरीफुल नफ्स जो बहावलपुर के कारोबारी हजरात थे उनके भी उन्होंने नाम इसमें ऐड किए। नाम ऐड करने के बाद उन्होंने उनसे 1 by 1 रब्ता किया और उन्हें कहा कि जी आपका चूंकि नाम आ चुका है इंटेलिजेंस ब्यूरो की लिस्ट के अंदर, तो अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो मैं नाम निकलवा सकता हूँ, आप मुझे रिश्वत के मद में पैसे दें। कुछ लोगों से उन्होंने पैसे बटोरे भी, लेकिन गलती उनसे ये होगी कि उन्होंने उस डिपार्टमेंट के भी 2-4 लोगों का नाम उसमें लिख दिया कि जिनका कोई लिखने की जरूरत नहीं कर सकता। तो फिर वही हुआ जो होता है, उन्हें उठा लिया गया, उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुआ, उसके बाद वो मौसूफ को उस चैनल ने जॉब से भी निकाल दिया और आजकल शायद वो इसी तरह के कुछ इलाके में छोटे मोटे झूठ बोल के वो अपना गुजारा कर रहे होंगे। ये तो थी वो इकरामुल हसन की तमाम तर झूठ के ऊपर मबनी खुद साख्ता किताब जो उन्होंने इस जामिया के ऊपर, इस जामिया के साथ जो लिंक स्टूडेंट्स हैं और जो उस्ताद हैं उनके मतलब जो इन्होंने एक झूठ की किताब खोलने की कोशिश की थी वो अब बंद हो चुकी है। वो बंद इसलिए हो चुकी है कि मैं पिछले 4 हफ्ते से बात का इंतजार कर रहा हूँ कि करार साहब कोई और व्लॉग करेंगे, कोई सबूत हमारे सामने लेके आएंगे, कोई फोरेंसिक रिपोर्ट लेके आएंगे, लेकिन वो नहीं लेके आए। यहाँ पर एक और भी बात आप नोट कीजिएगा कि आपने इनके बेशतर शोज देखे होंगे, वो इंटीरियर सिंध में, वो इंटीरियर बलूचिस्तान में, वो सेंट्रल पंजाब में, जहां कहीं भी कोई एक 9वें स्केल का 12वें स्केल का क्लर्क कोई 10,000 का रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है तो ये मसूफ ने डीएसएनजी खाएंगे पूरी टीम के साथ वहां पर जाकर उसके मुंह के अंदर माइक दे देते हैं कि जवाब दो इस बात का। लेकिन बकौल इनके के बहावलपुर की क्या बल्कि पाकिस्तान की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा वाकया इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का हुआ, ये बहावलपुर क्यों नहीं है? इन्हें चाहिए था कि अपनी पूरी टीम के साथ बहावलपुर आते, इन्हें चाहिए था कि ये पुलिस डिपार्टमेंट से फर्दर रिपोर्ट लेते कि आपने तक क्या कार्रवाई की। पहले तो उनसे ये पूछते कि आपने पिछले 5 साल से आपकी नाक के नीचे ये काम हो रहा था, आपने क्यों नहीं रोका? चलिए आप अगर रोक ही लिया तो उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? वो तमाम तर फोरेंसिक रिपोर्ट, वो तमाम तर एविडेंस ये उनसे लेते। सबसे अहम बात यह है कि हर डिपार्टमेंट की अपनी डोमेन है, हर डिपार्टमेंट का अपना काम है। ये तो हो नहीं सकता कि मुझे अगर कोई चोट आ गया तो मैं हॉस्पिटल जाने की बजाय मैं जो है वो किसी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने चला जाऊँ। जो भी आपको काम होगा, जिस डिपार्टमेंट के रिलेटेड होगा, आप पहले उसके पास जाएंगे, उससे जवाब तलब करेंगे। मेरा सवाल इनसे ये भी है कि जब ये तमाम ड्रग्स के रिलेटेड बात आई तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स से इन्होंने जवाब क्यों नहीं तलब किया? उन्हें ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया? उनकी कोई प्रेस रिलीज इन्होंने क्यों नहीं दिखाई? ये तमाम तारीख बड़ी मनगढ़ंत कहानी थी। बेसिकली उन्हें ABC भी नहीं पता थी इस वाक्य की, वो कभी शायद यूनिवर्सिटी आए नहीं होंगे। उन्होंने कुछ लोगों से कुछ मनगढ़ंत खबरें ली, लेके उन्होंने उन्हें फीड कर दी, उन्होंने उसके ऊपर जो है वो उठा के 2 व्लॉग कर दिए और जब वो झूठ खत्म हो गया, फर्दर उन्हें झूठ की कॉपी आगे से मिल नहीं सकी फाइल, तो उन्होंने जो है वो इसको वाइंड अप करके आजकल खामोश है, आजकल फिर अपना वही जो है वो सरेआम करते फिर रहे जैसे वो पहले करते थे। लेकिन मेरा उनके साथ कोई कंसर्न नहीं है, मुझे जवाब चाहिए कि जो उन्होंने इसके मुतालिक, बहावलपुर के मुतालिक और इस जामिया के मुतालिक उन्होंने झूठ बोले हैं। बाकी कुछ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज ने उनके खिलाफ जो है वो डेफेमेशन केस की भी बात की थी, उन्होंने किया है नहीं किया, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। एक बहावलपुर का शहरी होने की हैसियत से, एक इस जामिया का साबिक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं उनसे ये जवाब जरूर मांगता रहूंगा कि आपने ये तमाम तर झूठ बोला था, या तो उसके एविडेंस दें। अगर आप उसके एविडेंस देंगे, जिन जिन लोगों के खिलाफ देंगे, हम उनका मुहासबा खुद करेंगे। अगर आप नहीं एविडेंस दे सकते तो ये जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, जितने भी IB ऑफिसर्स हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज के उस्ताद हैं, उनकी ढाल भी हम ही बनेंगे। हम आपको इल्जाम नहीं लगाने देंगे, आपको इसके ऊपर शर्म करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं उनका एक और भी किस्सा आपको सुनाता जाता हूँ कि लोग समझते हैं कि शायद वो हमेशा ही सच के ऊपर तमाम बातें करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें आप थोड़ा सा खंगाला करें, उनकी चीज़ों को देखा करें तो आपको समझ आएगा वो कितना झूठ बोलते हैं। एक और उनका झूठ जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि तकरीबन अक्टूबर 2022 की बात है, डेट एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ। 23 अक्टूबर 2022 को ARY के एक सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ जो है वो कीनिया में कत्ल हो जाते हैं। वो इनके कोलीग भी थे, इनके एक चैनल से थे। ये 23 अक्टूबर 2022 की बात है। उनके शहीद होने के
19 दिन के बाद मौसूफ यहाँ से कीनिया जाते हैं और वहां पर जाके फिर वही जो यहाँ पे करते हैं सारा कुछ, इन्होंने वहां से जायपुआ से खोल बरामद कर ली। आप वो इनका शो उठा के जरूर देखिएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मैं इसका जवाब दूंगा। इन्होंने वहां जाकर जनाब अली वो जायपुआ से उन्होंने खोल बरामद कर ली। अब इनसे ये पूछा जाए कि जब ये वहां पर गए हैं कीनिया, इनके जाने से पहले दुनिया भर के बेशतर जो दर्जनों जो बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं वहां पर जा चुके थे। वहां पर अल जजीरा की बात करें, बीबीसी की बात करें, गल्फ न्यूज की बात करें, आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून की बात करें, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिज्म की बात करें, वो तमाम डेलीगेशन वहां पर जा चुके थे और इन्होंने 19वें दिन जाकर वहां से खोल बरामद कर ली। हमने उसको भी सच मान लिया, हमारी बदकिस्मती देखें, हमने वेरीफाई नहीं किया, हमने उसको भी सच मान लिया। और उसके बाद जो मेरा इनसे सबसे बड़ा इख्तिलाफ है वो ये है कि जो इनका झूठ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो मैं आपको सुनाऊंगा भी स्क्रीन के ऊपर, आप देखिएगा। जब वापस आए ना तो ये नवंबर की बात होगी, नवंबर मिड की बात होगी या नवंबर एंड की बात होगी। एक पाकिस्तान के और बड़े सीनियर एंकर पर्सन है मंसूर अली खान, वो पॉडकास्ट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, डेली वो अपनी जो है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर पॉडकास्ट करते हैं, उनका कोई ना कोई गेस्ट उनके पास आया होता है, तो उसमें उन्होंने इन्वाइट इन्हें किया हुआ था। मंसूर अली खान साहब जो हैं वो इकरार हसन साहब से क्वेश्चन करते हैं कि आप अभी कीनिया गए थे, आप वहां से क्या जो है वो एविडेंस लेके आए हैं। तो इन्होंने ये फरमाया उनकी पॉडकास्ट में, आप पहले सुन लीजिएगा, उसके आप बाद इसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपको पहले 12 घंटे की बात बता रहा हूँ जब ये इंसिडेंट हुआ था। सो आई डोंट नो, मैं आज तक कंफ्यूज हूँ इस मामले में कि नहीं, खैर मैं इस मामले में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद वहाँ से होके आया हूँ। आप होके आए थे और मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जो सबूत मेरे पास हैं वो 3 अफराद के अलावा पूरी दुनिया में और शायद किसी सहाफ़ी या किसी जर्नलिस्ट या किसी अथॉरिटी के पास नहीं है। ठीक। जो डायरेक्टरेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ कीनिया है उसके हेड को रिश्वत दे के वो सब खुफिया रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने बहुत सारी चीज़ें हासिल की। ठीक। गाड़ी जो कोर्ट ने सील कर दी थी, रिश्वत दे के मैंने उस गाड़ी को खुलवाया, उस गाड़ी के अंदर बैठ के एक एक चीज़ को समझा, सीट पे कहाँ निशान है, पीछे कहाँ निशान है, गोली कहाँ से दाखिल हुई, आगे कहाँ लगी, निकली कहाँ से, इन एवरीथिंग। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों को कंपाइल भी कर रहा हूँ एंड आई होप कि कभी इस पे मैं बहुत तफसील से बात करूँ, चूँकि अभी ये मौका नहीं है उस इंसिडेंट का खुरा पाकिस्तान में निकलेगा जी। अच्छा, ताकतवर लोगों की तरफ निकलेगा? फ़िलहाल इशारे यही हैं। यही है जी। आपके ख्याल में ये चीज़ कब तक कंक्लूड होगी? बहुत जल्द, दिनों में इंशाल्लाह, हफ्तों में, मतलब तकरीबन। जी इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी ना कही जाए जो वह अभी बाकी वहाँ की बहुत से एस्पेक्ट्स से, लीगल एस्पेक्ट्स हैं, बहुत वहाँ की अथॉरिटीज़ भी कभी काम कर रही हैं। वहाँ भी जो इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी है उसकी रिपोर्ट, फिर DCI की रिपोर्ट, फिर ये जाएंगी उनके डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन में, फिर वो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिसाइड करेगा कि इधर इसको कोर्ट में प्रेजेंट करना है या वापस भेज के मज़ीद इस पर कुछ ऐड करना है। दैन जो दुबई की सारी वो सालिम अब्दुल्ला वाली डेवलपमेंट है जिसने अरशद भाई को दुबई छोड़ने के लिए कहा, उस शख्स का बयान किसकी तरफ जाता है और जिसकी तरफ जाता है उसने क्या बयान दिया है। फिर पाकिस्तान में तो ये बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर है, लेकिन जाहिर है हर एक चीज़ को साबित करने के लिए आपने खुद सुना कि इन्होंने ये बात की कि मैं जो वहां से एविडेंस इकट्ठे करके लेके आया हूँ वो शायद मेरे अलावा 1 या 2 लोगों के पास और हो सकते हैं। तो उन्होंने फिर ये भी पूछा कि इस कत्ल का खुरा जो है वो पाकिस्तान से निकलेगा कहीं बाहर से निकलेगा। इन्होंने कहा कि उसका खुरा जो है वो पाकिस्तान से निकलेगा। उन्होंने फिर एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया कि आपको ये तमाम तर एविडेंस इकट्ठे करते हुए कितना और टाइम लगेगा, आप कितनी देर तक, कितने दिनों बाद आप ये तमाम चीज़ें लोगों के सामने लेके आएंगे। तो मौसूफ ने यह फरमाया कि चंद दिनों की या चंद हफ्तों की बात है, मैं तमाम तर जो सबूत है लोगों के सामने लेके आ रहा। आज 1 साल हो गया इस वाक़े को, 1 साल हो गया मौसूफ ने वो सबूत नहीं दिखाया, उसके ऊपर इन्होंने बात करना दोबारा नहीं की। तो आप समझ जाएं कि ये लोग कहाँ से जो है मॉनिटर होते हैं, कहाँ से इन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर की हुई बात, ये बात मैंने इसलिए ऐड की है, इसका हालांकि इस यूनिवर्सिटी के साथ कोई लिंक नहीं है इस वाक़े का या इस पूरे केस का, लेकिन जो गुज़श्ता मैंने इनके मतलब एक व्लॉग किया था उसके ऊपर कुछ दोस्तों ने, कुछ मेरे सुनने वालों ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने एतराज़ किया था कि आप होते कौन है इकरार हसन के मतलब बात करने वाले। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। वो चाहे छोटी उम्र का कोई छोटा भी झूठ बोल सकता है,
हो सकता है वो बड़ा झूठ बोल रहा हो, तो इसमें कोई एज का या कोई सीनियर होने का कोई इसके साथ लिंक नहीं होता, तो वो ये झूठ इन्होंने इस पूरे स्कैंडल के अंदर बोले हैं। ये तमाम तर वो चीज़ें थी जो मैं आपके सामने वन बाई वन इसे खोल कर रखना चाहता था। अब एट दी एंड मेरी गुजारिश ये है बहावलपुर के तमाम लोगों से, इस रीजन के साउथ पंजाब के तमाम लोगों से, कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर एक बहुत क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है। जितना क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन और जितनी यहाँ पर डिसिप्लिन के रिलेटेड सख्ती है, स्ट्रिक्टनेस है, वो पाकिस्तान के किसी और इंस्टीट्यूशन में नहीं है। आप विजिट कर सकते हैं, मैंने बेशतर यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं, गया हूँ वहाँ पे, जितनी सख्ती इस यूनिवर्सिटी में है वो और कहीं पर नहीं है। तो मेरी तमाम बहावलपुर के लोगों के साथ, मेरी इस रीजन के लोगों के साथ ये गुजारिश है, उन तलबा तलबात से भी ये गुजारिश है कि आप बेखौफ ख़तर होकर अपनी तालीम के साथ हमकिनार रहें। ऐसा कुछ नहीं है जैसा लोगों को बताने की, दिखाने की कोशिश की गई थी। ये तमाम तरह एक झूठ और प्रोपेगेंडा था। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए।